शशि थरूर ने क्या प्रतिक्रिया दी है इस बजट पर, पहले वो सुन लेते हैं। खुश नहीं है क्योंकि ये अंग्रेजी में कहेंगे अंडरवेलमिंग बजट है। बहुत सारी चीज़ें नहीं थे जो होना चाहिए था। मनरेगा का नाम भी नहीं सुना, स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं सुन पाया, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सुन पाया। और आपको पता है कि हमारे देश में जो साधारण आदमी का आय जो नीचे हो गया, 10 साल में 7% हमारी जनसंख्या की आय कम हो जा रहे हैं। और उसको बढ़ाने के अलावा ये लोग क्या किए हैं, मुझे बिहार आंध्रा बहुत बार, क्योंकि राजनीतिक काम है उनके लिए, राजनीतिक उपयोग के लिए बिहार और आंध्रा के नाम कई बार सुना। लेकिन हमारे देश में तो 28 राज्य है, सिर्फ 2 नहीं। कितने नंबर देंगे सर 10 में? 10 में कितने नंबर देंगे? नहीं, ऐसे नहीं। तो शशि थरूर को आपने सुना, सवाल उठा रहे थे कि बहुत कुछ और बहुत से क्षेत्रों के बारे में उन्होंने नहीं देखा कि सरकार का फोकस है, लेकिन उन्होंने वेतन की बात की कि देखिए वेतन कम हो रहा है अर्थव्यवस्था में। इसको आप कैसे देखते हैं, बजट से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? शशि थरूर का क्या जवाब होगा सरकार की तरफ से? उनका ये कहना है कि लोगों की आमदनी कम हुई है, महंगाई बढ़ी है, उसको लेकर क्या दिशा दिखाता है ये बजट? ये कर्तव्य है कि वो ये बताएं। वो शायद ऐसा कहना चाह रहे होंगे कि राहत कुछ देते मिडिल क्लास को और लोगों को कि उनकी जेब में थोड़ा ज़्यादा पैसा बचता, तो कर अगर कम किए जाते तो जेब में पैसा ज़्यादा बचता। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वैसे कोई बचत हमको इसमें दिखाई नहीं पड़ती। और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे बजट प्रेजेंट करते कहा था उन्होंने कि यूथ को फोकस वो कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग किसी भी सरकार को समझ में आती थी कि हाल के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एक यूथ में जॉब को लेकर बड़ा टेंशन है। तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया हमको कि आने वाले 5 सालों में करीब 4 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार हम पैदा करेंगे। तो आप अगर गौर करें तो करीब 1 घंटा निर्मला जी इसी पे बोले हैं शुरू में, ये स्कीम वो स्कीम। तो मैसेजिंग सरकार देना चाह रही है कि वी आर कंसर्न, हम चिंता कर रहे हैं सरकार की। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि एक आम आदमी की जेब में बजट से पहले की जो स्थिति थी और बाद की स्थिति थी, कुछ जेब में पैसा ज़्यादा है, वैसा इसमें दिखाई नहीं पड़ता। फौरन नहीं भी दिखाई देता है, तो लॉन्ग टर्म एक ओवरऑल सरकार का डायरेक्शन दिखाई देता है कि सरकार चाह रही है कि अर्थव्यवस्था इस दिशा में आगे बढ़े। तो आपको भले ही हम ऐसे पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको इन डायरेक्शन से राहत मिलेगी। हाँ, अगर 3 से 5 साल का धैर्य धारण किया जाए और अगर ये 4 करोड़ जॉब मार्केट में 5 साल के एंड में आ जाए तो निश्चय ही। और ये जॉब्स जो क्रिएट होंगी वो किस सेक्टर में आपको लगता है? ये मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ज्यादा आएंगी? ये ब्रेकअप हमको यहाँ दिया नहीं गया। हाँ, ब्रेकअप हमको दिया नहीं गया, लेकिन मैक्सिमम ये सारे सेक्टर्स में आएंगे। एग्रीकल्चर स्टार्टअप की बात भी की गई है, एग्रीकल्चर स्टार्टअप की बात की गई, एग्रीकल्चर में भी आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग में भी आएंगी, सर्विसेज में भी आएंगी। लेकिन जो इकॉनमी की अभी के हाल हैं, जो वेल पेड और बढ़िया जॉब्स हैं, वो या तो मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी कंपनियों में है या कि वो जाके मिलते हैं आपको सर्विसेज सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बेहतरीन शानदार जॉब का मुझे इसमें उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। तो जॉब को लेके बहुत सारी बातें हैं, मगर वो बातें जमीन पे उतरे और सरकार उस दिशा में जो 4 साल में अगर आपके पास 4 करोड़ नए बंदे इकोनॉमी में पेइंग वाले होंगे तो इकोनॉमी का चेहरा बदलेगा। कि सरकार की दिशा है, नियत है, लेकिन अगर वो वाकई इंप्लीमेंट हो जाता है तो बहुत कुछ बदलेगा। आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार एक दिशा लेकर चल रही है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उनकी जो ओवरऑल नियत है वो दिखाई दे रही है कि वो महिलाओं को रोजगार को केंद्रित करना चाहती हैं, वो युवाओं को मेन स्ट्रीम में जॉब्स मिले, उस तरफ आगे बढ़ना चाहती है। इसके लिए वो प्रोत्साहन भी दे रही है, कंपनियों को भी दे रही है, इंटर्नशिप का प्रावधान किया है। मैं सरकार की बहुत छोटी छोटी स्कीम्स है उस पर मैं गौर कर रही थी। जैसे उन्होंने कहा कि अर्बन सेक्टर्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए रेंटल स्कीम्स या जो हब्स हैं जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पर डॉमेट्री स्टाइल की लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हों लोगों के लिए, इस तरह के तमाम कदम उठा रहे हैं। तो क्या डायरेक्शन है दरअसल? देखिए, मोदी सरकार के इस बजट में 2 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली चीज़, पिछले 10 साल में जिन नीतियों ने, जिन योजनाओं ने सफलता डिलीवर की है, उस डायरेक्शन में आगे काम किया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पे स्पेसिफिक फेलियर्स हैं या गैप्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सारा प्रावधान किया गया है। 2 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आपने कहा कि डॉमेट्री स्टाइल हाउसिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए स्थापित किया ताकि जब एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, अब चाहे डोमेस्टिक लोकल वर्कर हो चाहे बाहर से आए, उसके रहने की व्यवस्था हो, इसलिए उस पर वो छूट और वो विशेष प्रावधान दिया गया। दूसरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना उसके लिए उसको खर्च करना पड़ता है, बिल्कुल कहीं जाकर रहना पड़ता है, उसकी एक रेंटल इनकम उसको खर्च करनी पड़ती है। अगर वो उसको सब्सिडाइज्ड होगा या उसको आसानी से मिलेगी, बेहतर सुविधा होगी उसके रहने की, तो वो उसकी जेब में ही जा रहा है ना आखिरकार।
बिल्कुल, तो इसलिए वो उस पर बहुत स्पेसिफिक, तो बहुत सोच समझ के वो स्कीम लाए गए। दूसरा जो एनेबलिंग मैकेनिज्म डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज आपने प्रश्न उठाया था अभी सर से कि ये जॉब्स आएंगे कहाँ से। मेरा मानना है कि ज़्यादातर जॉब्स डिजिटल इकोनॉमी के प्रावधान में आएंगे। इसलिए डिजिटल इकोनॉमी को और एनेबल करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज आप प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं लगातार, वो फिनटेक की सफलता की बात करते हैं, यूपीआई की। उसी सफलता को अब 12 दूसरे सेक्टर्स में, लॉ एंड जस्टिस, एजुकेशन, स्किल्स, ऐसे 12 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसकी वजह से बहुत आसान हो पाया है। आप टारगेटेड बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं, और उसके लिए आप कृषि क्षेत्र की भी बात कर रहे थे। कृषि क्षेत्र में भी, जिसमें लैंड का डिजिटाइजेशन की बात की गई है, डिजिटल क्रॉप सर्वे की बात की गई है। सो आप देख पा रहे हैं कि डिजिटाइजेशन से वेलफेयर कोशेंट को बढ़ाना, ये एक क्रॉस कटिंग थीम है जो आप तमाम स्कीम्स में देख पा और रहे हैं। ये एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, क्योंकि हम ये बात बार बार करते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र को एफिशिएंसी की भी ज़रूरत है, ताकि हम बेहतर टारगेटेड स्कीम्स भी लागू कर सकें, टारगेटेड बेनिफिट्स भी उन तक पहुंचा सकें। निशांत और गौरव का रुख कर लेते हैं, उनके साथ भी कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और कुछ अहम मुद्दे चर्चा करने के लिए। गौरव, बिल्कुल, तो सुमेरा यहाँ पर बात कर रही थी हमारे एक्सपर्ट से कि आखिर यहाँ पर इस बजट को लेकर कैसे समझे। देखिए हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं यहाँ पर। आप कृषि के बारे में बता रहे थे मुझे, किसानों के बारे में सरकार का बड़ा फोकस है, खूब सारी योजनाओं के बारे में कहा गया कि हम ये किसानों के लिए करेंगे। 4, 2 अच्छे 2 खराब क्या लगा आपको, जल्दी बताइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अलोकेशन तो बढ़ाया है ऑफ कोर्स, 1.1 से 1.54 किया है, विच इज़ गुड। डिजिटलाइजेशन पुश, एम्फोसिस, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करेंगे, वो बहुत बढ़िया बात है। हाँ। और एक्सपेंशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड आल्सो इज अ गुड स्कीम, गुड इनिशिएटिव। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके ऊपर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लगे गए हैं, विच इज़ आल्सो गुड। एंड रिकग्निशन और अप्रिसिएशन फॉर प्राइवेट कंट्रीब्यूशन इन R&D, वो भी बहुत सारे एम्फोसिस किए हैं, विच इज़ गुड। एक छोटी सी बात सीड इंडस्ट्री की वजह से, दैट सीड इंडस्ट्री R&D बहुत इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है और ह्यूमन मैन पावर इंटेंसिव भी है, ठीक है, अप फ्रंट। बट इसमें 200% इंसेंटिव टैक्स, इस पे बात करेंगे। अगर बात की बात जाए करेंगे महिलाओं की, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक यहाँ पर यह है कि 3 लाख करोड़ की स्कीम जो है वो महिलाओं के लिए है, बच्चियों के लिए है। सीधे चलेंगे शुभम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए भोपाल से। शुभम बताइए, वहां पर हमें पता लगा आप बहुत सारी महिलाओं के साथ हैं, उनका क्या कहना है इस बजट पर? किचन कैबिनेट यही महिलाएं संभालती हैं। जी गौरव, कई महिलाएं हमारे साथ हैं, घरेलू महिलाएं उनके साथ हैं, चूँकि निर्मला सीतारमण खुद महिला हैं, लिहाजा महिलाओं की उम्मीदें भी इस बजट से काफ़ी बढ़ जाती है। आप बताएं कैसा लगा आपको बजट? 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान महिलाओं के लिए। 3 लाख करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए प्रावधान है, लेकिन उसमें हमारा रसोई घर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले पेट्रोल कम हो तो हमारे ज़रूरत की सारी चीज़ें, सब्जियां हैं, तेल, आटा, ये सारे अन्य खाद्यान्न भी सस्ते पड़े होंगे। लेकिन जो सस्ती चीज़ें हुई हैं वो वर्किंग के लिए है, हॉस्टल्स हैं, ये सारी चीज़ें वर्किंग महिलाओं के लिए निश्चित लाभदायक है। टैक्स स्लैब में काफ़ी कमी है। हाँ, 0 से 3 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं देना है। यहाँ तो राहत तो है कि हम छोटे मोटे काम अगर कर सकते हैं, स्वरोजगार योजनाएं गवर्नमेंट चला रही हैं, उससे अगर अब बचत करके इतने अमाउंट तो हम अगर जमा कर रहे हैं घरेलू में, यहाँ हमें राहत मिलेगी कि हमें टैक्स नहीं देनी पड़ेगी। बाकी तो महंगाई तो अपनी जगह है, और सबसे पहले तो पेट्रोल और खाने पीने की चीज़ें तो कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं,